हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। प्लीज डू लेट मी नो दैट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूं बेटा। थोड़ा सा ये जो पीपीटी थी, ये पीपीटी पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, और हुई कन्वर्ट तो फिर वो थोड़े से ग्लिच आ गए उसके अंदर, जरा सा एक स्लाइड के ऊपर ये थोड़ा सा, फिर आखिरी में जाकर के मैं उसको खुद ही कर दूंगा। इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट हो गई, मैं उधर एक्सटेंड कर लूंगा। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अभी बताइए, मेरी आवाज आपको आ रही है, दिखाई और सुनाई आपको दे रहा हूं। जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल चाल, कैसी रही आपकी दिवाली, कैसी चल रही है आपकी छठ की पूजा। आप सभी लोगों को बीती दिवाली की बहुत शुभकामना, आपको इस छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में जिन भी ड्रीम्स को आपने देखा है, जिन भी मैनिफेस्टेशन को आप लेकर के चल रहे हो, उनको अच्छे तरीके से पाने के लिए भगवान आपको अच्छी मेहनत करवाए और आपको मेहनत करने लायक भी बनाए। हौसले रखे, आपके अंदर पेशेंस जनरेट हो और आपके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ओके, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास है, बड़ी अलग क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। उसे कंप्लीट करने के बाद आज की इस क्लास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। धरती के अंदर क्या है, वॉट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। धरती के इंटीरियर में क्या मौजूद है, उन चीजों को आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग। बस मुझे अगर पेन मिल जाए तो पढ़ाने में मजा आ जाएगा। पेन ढूंढो प्रतियोगिता में स्वागत भी हुआ और मैं जीत भी गया, पेन मिल गया। चलो, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने बोल दिया कि आवाज आ रही है, तो मैं आपको 5-10 मिनट बाद फिर से अनम्यूट करूंगा डाउट पूछने के लिए। अभी तब तक आप सभी लोग शांत होकर के पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सर जी, हमें अकेला छोड़ करके जंगल में चले गए। मैं बेटा तुम लोग को पढ़ाने बस यहां आता हूं। मुझे भगवान मौका दे देना कि जिंदगी में माता पिता और ये सारी सब चीजें से मैं रुखसत हो जाऊं, तो मैं जंगल में ही रहूं। मैं यहाँ आता हूँ शहर में क्योंकि आपको पढ़ाना होता है, नहाना धोना खाना पीना होता है, मैं फिर चला जाता हूँ। उस जंगल में क्या करता हूँ, जनरल क्वेश्चन मुझसे जो लोग पूछते हैं, मैं जंगल में चलता रहता हूँ। या तो कोई माउंटेन्स के किनारे होते हैं या फिर किसी नदी के सहारे सहारे। कभी आदिवासी मिल जाते तो उनके पास एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे कॉपियस डिस्कशन हो जाता है कि आदिवासी का मतलब ऐसा नहीं कि वो पत्ते लपेट के चल रहे। आदिवासी मतलब आप जैसे अपने जैसे होते, बस वो क्या जंगल के पास रहते, गाँव में रहते, तो उनको क्या बेसिक इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। उनको ये पता होता है शेर कब दिखा था, किधर आया था, किधर कौन से जानवर की साइटिंग हुई, कहाँ किल किया है। तो ये सब जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां चला जाता हूँ। और अभी उम्र भी है ऐसे घूमने की, बस ये। और फिर जब मैं वहां घूमता हूं तो तुम्हें बेहतर पढ़ा पाता हूं चीजें। चलो, तो अब आप सभी लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए, रिकेप। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेटलाइन। इन तीनों टॉपिक्स को मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको बता चुका था। आज की क्लास के अंदर मैं एंट्री करता हूं आपकी सबसे पहली लेक्चर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आज से हमारी ये यूनिट चालू होती है। जो जियोमॉर्फोलॉजी मैंने आपको कहा था, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये तो कॉन्फ़िगरेशन इंटीरियर, क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये सब कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। बट ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी, इसका सबसे पहला टॉपिक आज चालू होता है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। धरती के अंदर क्या है, धरती का अंदर, धरती की सतह, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ, आज की कक्षा के अंदर हम ये सब चीजें जानेंगे। देखो, हम अंदर क्या है शायद वो आज ना पढ़ पाए, बट अंदर जानना कैसे हमने,
कि अंदर का तापमान, अंदर की डेंसिटी, इन सब के बारे में आज हम पहले जानेंगे। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे, जिसमें मजा आएगा आपको। चलो, तो दिस इज द लिथोस्फीयर, ये हमारी धरती है। ये अब इसकी बनावट के बारे में कुछ बताओ, ये बनी कैसे? आपको कहीं पहाड़ दिखाई देता, कहीं खाई दिखाई देती, तो कहीं ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो सर, इन सभी चीजों का निर्माण कैसे हुआ? बहुत लेमन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। अभी अपने पेन कॉपी रख दीजिए, सिर्फ सुनिए जब तक कि मैं कहूं कि सुनो, फिर जब मैं कहूंगा तो ये नोट कर लेना। देखो, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। हमारी धरती के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता बनावट, कहीं कहीं पर ऊंचे टीलों की बनावट है, तो कहीं कहीं पर गहरी खाइयां हैं, कहीं कहीं पर समंदर के गहरे तल हैं, तो कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं। तो सर, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है पहले तो धरती की इंटरनल प्रोसेस की वजह से। धरती के अंदर कुछ है, क्या है? एक बटन है, वो बटन चालू कर देते तो पहाड़ बनने लग जाते, वो बटन बंद कर देते तो पहाड़ बनना बंद हो जाते। मतलब कुछ है अंदर, वो अंदर क्या है वही तो आज पढ़ना है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की प्रोसेस, साथ ही साथ एक्सोजेनेटिक एज वेल एज एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है, आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक क्या होती है, लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिनका धरती के अंदर से कोई ताल्लुकात नहीं होता, जो बाहरी एटमॉस्फेयर से धरती की सतह पर लगती है और धरती को बदल देती है। और एंडोजेनेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिनका अंदर से ताल्लुकात होता, बाहर से कोई ताल्लुकात नहीं होता। फिर से विद एग्जांपल समझते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया आपका सनलाइट, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया आपका विंड, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया आपका रेनफॉल। ये वो सारी चीजें हैं जिनका धरती के अंदर से कोई ताल्लुकात ही नहीं। सूरज की किरण आसमान से आती, हवा आसमान में चलती है, वातावरण में चलती है, बारिश आसमान से होती है। तो ये वो चीजें हैं जो धरती के बाहर से आती है और धरती की सतह को मॉडिफाई करती है। और एंडोजेनिक का क्या मतलब क्या होता है? जो अंदर से आती है, जैसे कि वोल्केनो, बारिश तो नहीं होती लावा की, अंदर से आता है। अर्थक्वेक, ये भी अंदर से आता। तो बस ये इस तरह की प्रोसेस धरती के ऊपर लगातार चलती रहती है और धरती को बदलती रहती है। अब मतलब इसको, इस सारे पार्ट को मैं एक छोटी सी लेयर में तोड़ देता हूं, एक छोटे से पॉइंट में। अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट, ये लिखना है, ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। धरती की सतह पर जितने भी बदलाव आते वो या तो आंदरूनिक बल यानी वोल्केनो, अर्थक्वेक, अभी सिर्फ ये दो ही जानो आप, होते बहुत सारे बट वो अभी आप नहीं जान पाओगे, कन्वेक्शनल सेल्स हो रही है, मैं आगे ही बताऊंगा। एक्सोजेनिक फोर्स लाइक रेनफॉल, विंड, सनलाइट। गुरुजी, ये तो हमें समझ में आ गया कि भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से धरती की सतह पर बदलाव दिखते हैं, बट ये एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से बदलाव कैसे दिखेंगे? देखो, जब बारिश होगी तो बारिश होने की वजह से किसी इलाके की मिट्टी नरम हो जाएगी और उस इलाके पर लैंडस्लाइड आएगा, बराबर आएगा। मतलब लैंडस्लाइड ने क्या किया? बदलाव कर दिया। हवा, जब हवा चलती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को लाखों करोड़ों साल में तोड़ करके धरती की सतह पर ला देती है, बदलाव किया। सनलाइट, बड़ा से बड़ा पत्थर जब कई करोड़ों साल तक धूप में पड़ा रहेगा तो धूप में उसकी तापमान बढ़ेगा, उसके अंदर के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी और एक समय के बाद वो टूट जाएगा, यानी उसकी वेदरिंग हो जाएगी। तो मतलब रेनफॉल, विंड, सनलाइट, इंसान, हम सभी क्या करते हैं? हम बाहर से धरती को शेप देते और ये धरती के अंदर से शेप देते। ये यहां देखो, जैसे ये पहाड़ है, अब ये पहाड़ जो बना है, ये पहाड़ बाहर से किसी ने नहीं बनाया, धरती के अंदर के सेल्स की ताकत की वजह से पहाड़ बना। बट यहां पर बारिश थी, उस बारिश की वजह से जंगल आए,
तो इसके ऊपर जो ग्रीनरी दिख रही वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का प्रोडक्ट है, और ये जो रेड सोइल और ये दिख रही दैट इज एंडोजेनेटिक प्रोसेस। तो धरती की सतह पर द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनेटिक। कॉन्फ़िगरेशन मतलब धरती की सतह की बनावट जो होती है वो ज्यादातर धरती के अंदरूनी कारणों की वजह से होती है और धरती के बाहरी कारणों की वजह से होती है। इस वजह से धरती का, आप बता दो कि सर मैं बिहार में रहता हूं, मैं बंगाल में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, हर जगह की बनावट धरती के अंदर और बाहर की प्रक्रियाओं का प्रोडक्ट है। जैसे आपने बोल दिया सर मैं उत्तर प्रदेश के मैदानों में रहता हूं जहां फ्लैट एकदम मैदान है, क्यों? क्योंकि गंगा नदी बह करके मिट्टी लेकर के आ रही है। तो गंगा नदी क्यों बही? जब बारिश हुई तभी बही गंगा, बारिश नहीं होती तो गंगा क्यों बहेगी? तो बारिश हुई हिमालय पर्वत पर, एक्चुअली हैवी रेनफॉल हिमालय पर्वत है, दिस इज वाटर, दिस इज चाइना, दिस इज वर्ल्ड वॉर। वो एक रहता है ना, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब फ्लड को एक्सप्लेन कर रहा था एक आदमी, बहुत खतरनाक तरीके से, तो वो वैसे ही मैंने सुना था। तो हिमालय पर्वत वेरी रेनफॉल, वो वेरी रेनफॉल गंगा रिवर ओरिजिनेट ब्रिंग सोइल टू दी उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में वो लेकर के आएगा सोइल और जमा करेगा, फ्लैट मैदान बनेंगे यहां पे। तो आई बात समझ में इसका एंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, ये कैसे, व्हाई इट्स सर्कुलर। प्रश्न ये आ जाता है कि धरती की सतह, धरती के अंदर की लेयर, एटमॉस्फेयर, सब सर्कुलर क्यों है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहां पर, इसको मैं एक्सप्लेन अभी आपको आगे करूंगा। अभी आपको क्या नोट करना, यहां से कुछ नोट नहीं करना, आपको सिर्फ एक ऐसा सर्कल बनाना है और ये लिखना है जो मैंने बताया, अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक मतलब जो धरती के अंदर से आते हैं जैसे ज्वालामुखी और अर्थक्वेक, और एक्सोजेनेटिक जो बारिश, हवा और सनलाइट होते, ये बाहर की तरफ से आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी, अब अर्थ पर ये सब आया बदलाव कैसे? अर्थ पर थोड़ा और पुराना चला, हमने ये तो देखा, हमने क्या देखा जो दिख रहा है, हमने उसके बारे में जाना, हिमालय पर्वत, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मालवा का पठार, सबके बारे में हमने जाना कि प्रोडक्ट है इंटीरियर का और एक्सटीरियर का। अब थोड़ी कहानी को पीछे लेकर के चलते। तो द अर्थ वाज मोस्टली इन वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोडियल स्टेज। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजिंग। अब फिर से पढ़ो, द अर्थ वॉज मोस्टली इन चेंजिंग स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोडियल स्टेट। प्राइमोडियल मतलब नवजात या शुरुआत। तो धरती अपने शुरुआती तौर में बड़ी बदलती हुई स्टेट में थी। फिर से पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। द अर्थ वॉज था, वॉज मतलब था, द अर्थ वॉज मोस्टली इन चेंजिंग स्टेट, बदलते हुए दौर में थी, ड्यूरिंग इट्स शुरुआती तौर। जब धरती का शुरुआती तौर था तो धरती पर बड़े बदलाव हो रहे थे। क्यों? अब धरती और ये सब कैसे बने? कंडेंसेशन की प्रोसेस के चलते। जैसे जैसे तापमान घटता गया, चीजें आपस में जुड़ती गई, तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ये मैं आपको बिग बैंग थ्योरी के अंदर बता चुका था, कंडेंसेशन की प्रोसेस कई दफा रिपीट किया था मैंने। तो वैसे शुरुआत में हमारी धरती ऐसी थी, एक आग का गोला। अब ये जो आग का गोला था, इस आग का गोला का बाहर वाला हिस्सा हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, बाहर वाला हिस्सा हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, तो बाहर वाला हिस्सा ठंडा होता जा रहा है, और ठंडा होता जा रहा है इस वजह से ये जो बाहर का कड़क हिस्सा जिसके ऊपर हम रहते हैं ये ब्रिटल है। क्यों? क्योंकि ये चलने वाली हवाओं से, होने वाली बारिश से ठंडा हो गया। तो ठंडा होने की वजह से बाहर वाला हिस्सा कड़क हो गया। बराबर। दूसरा, दिस अलाउड हेवियर मटेरियल लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर टुवर्ड्स द सरफेस। अब क्या हुआ? धरती एक आग का गोला थी, वोल्केनो जिसके ऊपर थे। अब वोल्केनो में आप समझो, वोल्केनो का लावा हो जाता हो, लिक्विड स्टेट में होता है, बिल्कुल होता सर। अब क्या हुआ बेटा कि इस धरती की सतह पर जब ये ठंडी हो रही थी, जितने भी हेवियर एलिमेंट्स थे, धरती की सतह एलिमेंट से मिलकर के बनी है, आयरन हो, निकल हो, एल्यूमिनियम हो, कोबाल्ट हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये सब धरती की सतह से मिलते। तो वैसे जितने भी धरती पर हेवियर एलिमेंट थे, वो हेवियर एलिमेंट अंदर की तरफ सिंक कर गए, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो निकल के बाहर की तरफ आ गए, जब धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। ऐसा हुआ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है।
कोई बात नहीं, नॉर्मल करके देखते है ना। तो ये है आपकी प्राइमोडियल अर्थ। प्राइमोडियल का मतलब तो जान चुके हो ना, शुरुआती धरती। कैसे शेप में उसमें थी, चेंजिंग स्टेट में। क्यों? क्योंकि लावा हर कहीं से फट रहा था, पूरी धरती आग का गोला थी, ऐसी चेंजिंग स्टेट थी। कभी यहां बुलबुले पड़ रहे, कभी वहां कर रहे, इतनी स्टेबल नहीं थी जितनी आज स्टेबल है। आज इतनी चेंजेबल नहीं है। आज आपने जो पहाड़ों को जब से आपका जन्म हुआ देखते आ रहे हो वो वैसे ही दिख रहे, बट शुरुआती तौर में वो बड़े बदलते थे, ठीक है। तो चेंजिंग स्टेट में थी। अब क्या हुआ, यह है धरती का सबसे बाहरी हिस्सा जिसपे हम रहते, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, कूल, ठंडी हुई एंड बिकम ब्रिटल सॉलिड। हमको पता था धरती एक आग का गोला है। अब इस आग के गोले में जो बाहर वाली परत ठंडी हो गई, ये जो बाहर वाली परत ठंडी हो गई, ये बाहर वाली परत क्या हो गई, ठंडी। अब अंदर वाली परत अभी भी गर्म है, तो अंदर वाली तो गर्म, बट बाहर वाली जैसे हवा के कांटेक्ट में ठंडी आई तो ब्रिटल सॉलिड हुई जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब आपको समझ में आया कि धरती की सतह जो है ये कड़क क्यों है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में, बारिश के कांटेक्ट में समय के साथ साथ ठंडी हो गई। बट जो अंदर है वो आज भी गर्म लावा है, वो आज भी पानी जैसा है, लिक्विड है। अब इस लिक्विड की वजह से, जैसे आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हो, पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो, आपको पता है कि पत्थर की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो पत्थर मूवमेंट करता हुआ आपके अंदर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर भारी है, तो जब आपने पत्थर फेंका तो पत्थर डूबता हुआ, ऐसे हिलता हुआ पानी के अंदर चला जाएगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि पत्थर हेवी है। तो वैसे ही जो हेवी एलिमेंट थे, लाइक आयरन, लाइक निकल, ये धरती के केंद्र में सिंक हो गए। धरती लिक्विड स्टेट में थी अंदर से, तो जो हेवियर एलिमेंट थे अंदर की तरफ डूबते गए और केंद्र की तरफ चले गए। तो आपके केंद्र में आज क्या मौजूद है, आयरन और निकल, और डेंसिटी ज्यादा है केंद्र की। क्यों? क्योंकि हेवियर एलिमेंट अंदर है। लाइटर एलिमेंट जो थे, लाइक सिलिकॉन, लाइक एल्यूमिनियम, ये धरती की क्रस्ट के पास में आ गए, आउटर पार्ट की तरफ, यहां पर, और वो ठंडे हो गए। क्यों? क्योंकि बाहर हवा लग रही थी। अब आपको समझ में आया, क्वेश्चन ही आ जाता है कि सर ये जो लेयर है ये सर्कुलर क्यों है। सर्कुलर इसलिए है क्योंकि धरती के केंद्र से, इस पॉइंट से ग्रेविटी सब तरफ लगती है। ये जो पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास धरती के सारे हिस्से पर बराबर ग्रेविटी लगा रहा है, लगा रहा है। वो ग्रेविटी की वजह से सभी को केंद्र की तरफ खींच रहा है, तो सबको ऐसे खींचा कि सब एक सर्कुलर फॉर्म में अटैच हो गए। उसने ऐसे खींचा केंद्र की तरफ से सभी को कि सब सर्कुलर फॉर्म में अटैच हो गए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि धरती की सतह इज ए प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। परफेक्ट गुरुजी। अर्थ वॉज इन ए चेंजिंग स्टेट ड्यूरिंग इट्स शुरुआती तौर इन प्राइमोडियल स्टेट। बिल्कुल सर, प्राइमोडियल स्टेट में, चेंजिंग स्टेट में थी। जब ठंडी होने लगी तो बाहर की क्रस्ट सॉलिड ब्रिटल हो गई और अंदर की तरफ जो थी वो लिक्विड थी। उसमें हेवियर एलिमेंट्स लाइक निकल और आयरन अंदर की तरफ सिंक हो गए। धरती की लेयर सारी सर्कुलर इसलिए है क्योंकि धरती के केंद्र से ग्रेविटी सबको खींच रही है अपनी तरफ, तो इसलिए सारी की सारी चीज एक तरफ जाती गई और एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गई। इतना समझ में आया? बताइए, इज इट क्लियर टिल नाउ? इतना जो मैंने अभी आपको बताया, ये दिस अलाउड हेवियर एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर एलिमेंट्स टूवर्ड्स द सरफेस। परफेक्ट। दूसरा, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज। हमको पता है कि केंद्र की तरफ डेंसिटी ज्यादा है और केंद्र की तरफ तापमान भी ज्यादा होगा। मैंने आपको बहुत प्यार से यह बता दिया कि धरती की बनावट कैसे हुई, ये धरती का हिस्सा कड़क क्यों है, आपको यह पता चल गया। धरती शुरू में ऐसी थी, धरती को आप अंदर से देखो ना तो आज भी ऐसी है, बट जो बाहर से हवा लग रही है,
आप उसको ऐसे देखो ना, कहीं हमें घाव लग जाता है तो घाव लगते ही बाहर वाला हिस्सा, ये देखो ये मेरे हाथों से झाड़ियां कटी हुई है, ये कटी, ये कटी, तो ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर वो कड़क लेयर बन जाती है, क्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो क्लोटिंग क्यों बनी? क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में था। क्लोटिंग क्यों बनी? बस तो ये वाला हिस्सा आप ऐसे समझ लो इसकी क्लोटिंग हो गई है, ये कड़क हो गया, ब्रिटल इन नेचर, और जहां तक हवा नहीं लगी वो अंदर अभी भी ऐसे ही है? बोलो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। द अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, धरती के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसे? ये धरती के कोर सर्कुलर, मेंटल सर्कुलर, क्रस्ट सर्कुलर, फिर धरती के लेयर जो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सारी क्या एटमोस्फियर है। तो सारी लेयर सर्कुलर है। कारण क्या बताया मैंने? धरती पर सारी लेयर सर्कुलर क्यों है? कोई बता सकता मुझे? धरती की सारी लेयर सर्कुलर क्यों है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। द अर्थ स्ट्रक्चर हैज लेयर्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड ऑफ एटमोस्फियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सब कुछ एक लेयर्ड फॉर्म में, सर्कुलर लेयर के फॉर्म में। अभी मैंने बताया था आपको दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर एक की अपनी अपनी डेंसिटी, अपनी अपनी टेम्परेचर, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, इसलिए सब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होते तो फिर सर्कुलर क्यों बनती? एक ही लेयर बन जाती। परफेक्ट सुमित, वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ने सब तरफ से लगी और सब तरफ से खींच करके उसको गोले के आकार में बना लिया। ओके, फ्रॉम सरफेस टू द डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन एंड ईच ऑफ दिस कंटेंट डिफरेंट मटेरियल। हर एक की डेंसिटी अलग अलग है, देयरफॉर दे आर नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो तो अब हमारा लेक्चर होता शुरू। ये हमारी धरती की सतह है, ये है आपका सेंटर ऑफ मास जिसको ग्रेविटी बोला। ये सभी चीज को खींच रहा है, खींच रहा है, तो सारी की सारी चीज सर्कुलर फॉर्म में इधर और उधर धरती से जुड़े हुए। ये इसी वजह से धरती का पूरा शेप सर्कुलर है। परफेक्ट है सर। आपसे अच्छा तो राहुल सर पढ़ाते हैं। क्लियर? क्रस्ट, कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, सब सर्कुलर मैनर में धरती से अटैच्ड है। चलो अब गुरुजी ये यहां पर भी देख लो, एक स्लाइस काट के मैंने आपको बता दिया। ये सब चीज सर्कुलर फॉर्म में क्यों? क्योंकि केंद्र से सब तरफ ग्रेविटी लगती। देखो बाहर वाला हिस्सा ठंडा हो गया, इसलिए वो क्रस्ट बना हुआ है, सॉलिड ब्रिटल, जिसके ऊपर आप और हम रहते हैं। जो हिस्सा ठंडा नहीं हुआ वो आज भी गर्म भरा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टू नो अबाउट इंटीरियर। देखो प्लीज थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, ये पीपीटी ना कट गई है बेटा। यहां ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है, यहां ग्रेविटेशन। जो पॉइंट कटेगा मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। देखो, टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें धरती के अंदर के बारे में जानना है। तो वी हैव टू सोर्स टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सोर्स, कि धरती के अंदर के बारे में पता करने का हमारे पास डायरेक्ट सोर्स है। पहला तो है माइनिंग, 1 एंड 2 इज वोल्केनो, जो नीचे की तरफ कट गया, उसको लिख लेना। व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट द अर्थ? सिस्मोलॉजी, मीटेओराइट और ग्रेविटेशन। ये तीसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, ग्रेविटेशन। ठीक, अब ये क्या होते हैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब हमें जानना था, अभी आपने इतना तो जान लिया कि धरती के अंदर आयरन चला गया क्योंकि वो भारी था, वो आपने पढ़ लिया। धरती में सब सर्कुलर लेयर हो गई, ये भी आपने पढ़ लिया, सब हो गया। बट इन सभी की इंफॉर्मेशन, ये डेंसिटी की इंफॉर्मेशन हमें किसने दी? इनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास दो पुख्ता स्रोत थे। पहला था डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स के अंदर माइनिंग, बोला गया काम करो, करो गड्ढा, माइनिंग करो, गड्ढा करो, खुदाई करो और पता करो धरती के केंद्र में क्या है। माइनिंग करो, पता कर लो। बट आप खुद समझो कि जब हम गांव में कभी गड्ढा खुदता हुआ देखते हैं, घर बनता है, उसके लिए बीम कॉलम खोदते हैं वो, तो उसमें दिन भर जब काम करते हैं वहां पर लोग, तो काम करने के बाद मुश्किल से
5 फीट 6 फुट का गड्ढा खोद पाते दिन भर काम करने के बाद? इतना टफ टास्क है। 5 फुट का गड्ढा आपका दिन भर ले रहा है। तो धरती जो है 6400 किलोमीटर की रेडियस के साथ है। इतना बड़ा गड्ढा आप खोद लोगे? तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो 6400 किलोमीटर का गड्ढा हम नहीं खोद सकते। दूसरी बात, धरती में मेंटल भी है। फिर आप जैसे अंदर की तरफ जाओगे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटी के बढ़ने की वजह से बहुत दिक्कत आएगी। आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं कि जो कि धरती के 1000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के लावा को खोद दे। ऐसा कोई आपके पास तकनीक अभी नहीं है मौजूद। तो ये नियरली इंपॉसिबल है माइनिंग के थ्रू हमें पता चले। बट फिर भी जब हम माइनिंग कर रहे थे, तो हम जब गहराई में माइनिंग कर रहे थे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद, तो हमें यह पता चल रहा था चट्टान भारी हो रही है। धरती की सतह पर चट्टान नॉर्मल थी और धरती की सतह पर चट्टान भारी थी, गहराई में चट्टान भारी थी। तो हमें यह पता चल रहा था कि अंदर की तरफ डेंसिटी बढ़ रही, बट बहुत कम पता चल रहा था। 4-5 किलोमीटर का हाईएस्ट, उससे ज्यादा पता नहीं चल रहा था। दूसरा, वोल्केनो। अब ज्वालामुखी फटती है, लावा निकल के बाहर आता है, तो उस लावा की स्टडी कर लो। लावा का सैंपल उठाओ और सैंपल की स्टडी कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा धरती के अंदर क्या है। आपको जानना, लावा धरती के अंदर से आ रहा, आपको जानना भी धरती के अंदर के बारे में, तो आप डायरेक्टली उस सैंपल की स्टडी कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। बट हमें ये नहीं पता था ये कहां से आ रहा है। ये लावा, ये धरती के 5 किलोमीटर अंदर से आ रहा है, 10 किलोमीटर अंदर से आ रहा, 50 किलोमीटर से आ रहा, या 6000 किलोमीटर अंदर से आ रहा। तो कौन से लावा की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी जानना बड़ा दिक्कत का विषय हो रहा था। मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि लावा की वजह से ये पता चल रहा था कि धरती के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, ये टेम्परेचर डिटरमाइन हो रहा था, बट फिर भी पूरी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही थी। अब उसकी हेल्प हमने ली इनडायरेक्ट सोर्स की मदद से, लाइक सिस्मोलॉजी, मीटियोराइट और ग्रेविटेशन। एक एक करके सभी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में पहला आपका माइनिंग। देखो, वर्ल्ड की डीपेस्ट एक्टिव माइनिंग जो है वो 3.9 किलोमीटर की, रशिया 3.9 किलोमीटर की डीपेस्ट एक्टिव माइन है जहां पर खुदाई चल रही। तो हम, आप समझो, धरती 6400 किलोमीटर की, हम सिर्फ 3.9 किलोमीटर गए। फिर कोला सुपर डीप बोरवेल, इसके बारे में पढ़ना। ये 12.13 किलोमीटर का एक वो है आपका बोर होल। इतना गहरा एक बोरिंग जिसको बोलते हैं ना, इतना गहरा गड्ढा किया है 12.3 किलोमीटर का। तो यहां तक भी, बट 12.3 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं। तो इतना तो हम जा पाए, इतनी इंफॉर्मेशन हम ले पाए कि चट्टान भारी हो रही है। आप इतना तो छोड़ो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपने आपके घर पर बोरिंग लगते हुए देखा या फिर कुएं को खोदते हुए देखा? तो जैसे बोरिंग की मशीन आती है, तो पहले उस इलाके पर नारियल रखते हैं, बोरिंग की मशीन लगाते हो, पहले नारियल को तोड़ती है और फिर अंदर की तरफ ड्रिल करना शुरू करती है। तो पहले मिट्टी होती तो राख उड़ती है, धक 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 धक। वो जैसे अंदर जाती, वो बोरिंग की मशीन, उसका जो लोंग होता है जो तोड़ता है, वो जैसे अंदर की तरफ जाता है, तो अंदर वो जाता है पेरेंट रॉक के ऊपर, बेड रॉक के ऊपर, और बेड रॉक के ऊपर धड़ 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 धड़, फिर सारी गैस में गया, फिर अंदर धड़ 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 तोड़ता है ऐसे। जो जिसके घर में बोरिंग लगता रहता, वो तो हाथ जोड़ के बैठा रहता गंगा मैया के सामने, पानी निकल जाए हे प्रभु। बट जिसके घर में बोरिंग नहीं लगता रहता, वो तो गाली देता रहता, अब बंद कर दो, अब बंद कर दो। जब वो बंद करने का बोलता, धड़ 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 धड़, और वो तेज हो जाती। तो आप उससे क्या समझ पा रहे हो कि हर एक गहराई में अलग अलग तरह की रॉक्स आ रही है, और उन रॉक्स के कांटेक्ट में आकर के वो बोरिंग मशीन अलग अलग आवाज कर रही है। तो कुछ अंदर के बारे में तो हमको पता चल गया, बट हमें डीपेस्ट आज तक का 12.3 किलोमीटर तक का पता है। और थोड़ा पैमाना देख लो, धरती की गहराई और ऊंचाई के बारे में सीख लो। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 8.9 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट। ये धरती का हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8.9 किलोमीटर, जापान के अंदर, उसके अंदर, नेपाल के अंदर हाईएस्ट पॉइंट हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की धरती से हाइट कितनी है? तो बुर्ज खलीफा की धरती से हाइट है 0.8 किलोमीटर। ये हाइट है इसकी धरती की सतह से, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये देख लो कि धरती का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, तो दैट इज मारियाना ट्रेंच। ये आपका धरती की सतह से लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक। टाइटैनिक कहां डूबा पड़ा है? तो समंदर के अंदर 3.8 किलोमीटर गहराई में टाइटैनिक पड़ा हुआ है ये। तो टाइटैनिक से भी 3 गुना ज्यादा गहराई मारियाना ट्रेंच की है।
ओके। अब यहां पर 10 किलोमीटर के साइज के एस्टेरॉइड्स गिरे थे धरती के ऊपर जब उस समय में डायनासोर खत्म हुए थे। तो ऐसे साइज के वो गिरे थे एस्टेरॉइड्स इन जुरासिक एरा। आगे बात करेंगे उसके बारे में, अभी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब यहां पर माइनिंग वाला पॉइंट हमें समझ में आ रहा था कि अंदर जाने पर चट्टानें भारी हो रही थी। वोल्केनो जो फटती है, तो हमने वोल्केनो के लावा का सैंपल लिया, सैंपल की स्टडी करी, तो हमें पता चलने लग गया कि धरती के अंदर की चट्टानों का तापमान आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है, जो लगभग 3300 तक जाता है। यहां तक हमें पता चला। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर हुए, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डीपेस्ट पॉइंट कोला बोरवेल क्यों नहीं? क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, दैट इज नॉट नेचुरल। ये क्लियर हुआ? ठीक है। कितने लोगों को, अभी मैं फिर से बताता हूं, डायरेक्ट सोर्स माइनिंग एंड वोल्केनिज्म समझ में आया है ना? इससे क्या पता चल रहा था? डेंसिटी ऑफ बेडरॉक। ठीक है, टेम्परेचर अबाउट अर्थ्स इंटीरियर, अंदर का तापमान पता चल रहा था। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, है ना? सिर्फ इतना अभी मैंने बताया। अब मैं आता हूं इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ। इनडायरेक्ट सोर्स, तो इनडायरेक्ट सोर्स में सबसे पहला ग्रेविटेशन। याद है ना, ये यहां पर लिखे हुए देखो। ये अब मैं ये बता चुका हूं बेटा मेरे लाल, माइनिंग और वोल्केनिज्म, ये 2 बता चुका हूं। अब मैं आ रहा हूं इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ। यहां पर सिस्मोलॉजी और आपका मीटियोराइट और ग्रेविटेशन। तो पहले बता रहा हूं ग्रेविटेशन को। चलो, अब ग्रेविटेशन को समझने के लिए पहले चैट बंद करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। अब देखो बेटा, हमें ग्रेविटी की वजह से धरती के इंटीरियर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिली। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। देखो, आप सभी लोगों ने यह पढ़ा हुआ है कि धरती जो है इस तरह के शेप में बनी हुई है, यानी जियोइड शेप। राइट। मतलब धरती पोल से दूरी कम है और इक्वेटर से दूरी ज्यादा है। इस बात को हम मानते हैं। जी सर, इस बात को हम मानते हैं कि पोल जो है, पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। करेक्ट। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है ग्रेविटी कहां ज्यादा होती, कहां कम होती है। तो धरती की सतह पर मैक्सिमम ग्रेविटी होती पोल पर, और मिनिमम ग्रेविटी होती इक्वेटर पर। गुरुजी कारण ये कि इसका रेडियस बड़ा है। तो ये Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखोगे, जब यहां पर ये वाला छोटा रेडियस डालोगे पोल का, तो आपकी वैल्यू बड़ी आएगी, ग्रेविटी ज्यादा रहेगी। और जब आप ये वाला वैल्यू डालोगे, रेडियस बड़ी डालोगे, तो ये ज्यादा काटेगा इसको, डिवाइड में है ना रेडियस, तो ज्यादा काटने के बाद इसकी वैल्यू कम आएगी। सिंपल सी बात है, हमें यह पता होता है कि किसी भी चीज की रेडियस बढ़ा देने की वजह से उन 2 पॉइंट्स के बीच की ग्रेविटी कम दिखाई देती है। जिसकी रेडियस कम उसकी ग्रेविटी ज्यादा। देखो, धरती के ऊपर टाइड्स जब आती है, ज्वार भाटा आता, तो चांद का प्रभाव ज्यादा पड़ता कंपेयर टू सूरज। क्यों? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर इसलिए लग रहा है क्योंकि चांद धरती के पास, उन दोनों के बीच की रेडियस कम है, आर कम है। और सूरज और धरती की रेडियस 150 मिलियन किलोमीटर है, चांद की 3 लाख।
तो इसलिए चांद का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो जिसका रेडियस कम उसका इंपैक्ट ज्यादा, तो रेडियस पोल का कम है तो ग्रेविटी पोल पर ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? मतलब एवरीथिंग डिटरमाइंड बाय आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कहां का आपको निकालना। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं। राइट नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। तो यहां पर एक वो ले रहा हूं अजम्पशन आपको समझाने के लिए कि मिनिमम कहां की डेंसिटी, कहां की ग्रेविटी, इक्वेटर की कितनी है। इक्वेटर की ग्रेविटी मैंने मान के चला 10, एक अजम्पशन है। पोल की ग्रेविटी कितनी है? 13। क्यों? मैंने बोला यहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती, 3 बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रेडियस कम है। जब मैं यहां की रेडियस से निकाल रहा था, ये जब मैंने ना पोल ना इक्वेटर यहां की रेडियस निकाल रहा था, तो अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलाका, लाइक सपोज कर लो ग्रीनलैंड है, मुझे ग्रीनलैंड की यहां की वो निकाल रहा हूं ग्रेविटी, तो अकॉर्डिंग टू रेडियस ग्रेविटी कितनी आना चाहिए? 12। अजम्पशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कितनी आना चाहिए? 12। बट ग्रेविटी रेडियस के अकॉर्डिंग 12 ना आई, ग्रेविटी इस इलाके की आई 11। सुना? यहां की मिनिमम है 10, यहां की मैक्सिमम है 13, और इन दोनों के बीच में कि मैंने जब निकालने गया रेडियस डाल के, तो 12 आनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू रेडियस ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेस शुड बी 12, बट निकली कितनी? 11। तो यार ये तो गलत निकली। अगर रेडियस के हिसाब से देखें तो ग्रेविटी शुड बी 12, बट ग्रेविटी इज 11। वाई सो? बिकॉज धरती के अंदर का मटेरियल जो है, ये मटेरियल ग्रेविटी को चेंज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिफर बाय इंटीरियर मटेरियल ऑफ द अर्थ, कि धरती के अंदर क्या भरा हुआ है वो भी आपकी जी की वैल्यू को चेंज कर देगा। और हमें यही पढ़ना है कि धरती के इंटीरियर में क्या है, तो इसीलिए तो हमने ग्रेविटेशन को यूज किया। समझ नहीं रहे हो? मुझे ये मतलब ही नहीं है पोल पे ग्रेविटी कितनी, इक्वेटर पर ग्रेविटी कितनी, मुझे बस ये जानना है कि धरती के अंदर क्या है। तो धरती के अंदर जानने के लिए मैंने ग्रेविटी एनोमली को यूज किया। तुम जान ही नहीं रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे देखो इसको, यहां पर 13 हो गई, यहां पर 10 ये भी हो गई, क्योंकि रेडियस के अकॉर्डिंग। यहां पर 12 निकलनी थी, पर धरती के अंदर कुछ भरा है, कुछ अलग है, तो 12 की जगह 11 हो गई। मतलब वैल्यू जहां डिफर करेगी ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब इंटीरियर में कुछ अलग है, और हमें वही तो जानना है कि इंटीरियर में कुछ अलग है। तो धरती के इंटीरियर में जानने के लिए ऐसे मैंने ग्रेविटी को यूज किया। बताओ? देखो अब इसको लिखावटी भाषा में पढ़ते हैं, इसको यहां पढ़ के देखो। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज नॉट सेम एट एवरी लेटीट्यूड ऑन द अर्थ। धरती की सारी लेटीट्यूड पर जी सेम नहीं है, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या, रेडियस के अकॉर्डिंग। इट इज ग्रेटर नियर पोल एंड लेस नियर इक्वेटर। एग्रीड सर। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल विद इन द अर्थ। धरती के अंदर का मास मटेरियल में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू, वो उस वैल्यू को चेंज कर सकता है। ये बात आपको याद रखना होगा। तो रीडिंग ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट दिस वैल्यू। अब उस जगह पर जहां पर मास मटेरियल अलग है, वहां की वैल्यू डिफरेंट होगी। होगी? हाँ होगी सर। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर। सच डिफरेंस इज नोन एज ग्रेविटी एनोमली। कि जो वैल्यू आना चाहिए, अगर उसके अलावा जो वैल्यू आना चाहिए उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आ गई, मतलब ग्रेविटी एनोमली है। वो ग्रेविटी एनोमली कब होगी? जब उसके अंदर समान गलत होगा, मतलब कुछ अलग होगा। और जब कुछ अलग होगा, मतलब हमको तो यही पकड़ना है ना कि धरती के अंदर अलग क्या है। ठीक है? तो ग्रेविटी एनोमली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। आ गया? ग्रेविटी से इनडायरेक्टली हमने कैसे पता कर लिया धरती के अंदर क्या है। नोट कब करना? ये पूरा नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो। लो मैं डायग्राम को आगे कर देता हूं। पहले ये लिखना और फिर ये पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। डन? आगे बढ़ू? सर आपको सिर्फ 2 क्लास क्यों मिलती है? क्या आप लोगों को चाहिए कि ज्योग्राफी की क्लास बढ़वा लें अपन, 2 की जगह 3 या 4 करवा लें एक वीक में? बताओ।
डेली करवा लो। देखो डेली तो ज्यादा हो जाएगी, 3 या 4 ठीक है, 4 कर ले, 3 3 4 3 4। बोल क्या सभी हाँ ही बोल रहे। तो अब देखो, आपकी जहां बातचीत हो ना, कभी मतलब जैसे डिस्कशन होता होगा ना, आप कहीं पर डिस्कस करते हो या कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती हो तो आप मैनेजमेंट से बात करते हो, वहां उनको बोल देना, सर वो जरा थोड़ा एक विनम्र निवेदन है आपसे। वो बोलेंगे क्या? बोले सर 2 की जगह 3 या 4 प्लीज करवा दीजिए, ज्योग्राफी की क्लास 4 बोल देना। तुम जैसे बोलोगे 4, तुम्हारा सिलेबस यूं चलेगा रॉकेट की तरह, और पढ़ने में मजा आएगा बटरफ्लाई इन द स्टमक की तरह। लिटरली ज्योग्राफी इज लव। अरे यार हमारा जीवन है, हम जो जी रहे, तुम उनको एक बार बोल देना सर वो थोड़ा सा है ना, वो कर देंगे। चलो आगे बात करते। अब आई मेन चीज। तो अभी तक तो जो था वो ठीक ही था। अब दूसरा पॉइंट, अब हम क्या क्या जान चुके यहां पर देखो, यहां से हम माइनिंग के बारे में जान चुके, जी गुरुदेव जान चुके। हम वोल्केनो के बारे में जान चुके, जी गुरुदेव जान चुके। हम ग्रेविटेशन के बारे में जान चुके, जी गुरुदेव जान चुके। तो अब हम बात करेंगे सिस्मोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे सिस्मोलॉजी के बारे में। सिस्मोलॉजी क्या होती है देखो, अब मैं आपको पेन ये ऐसा होता है क्या अंदर? साहिल भाई पेन किसी ने तोड़ दिया था यार, पता नहीं, मैंने तो अभी उठाया। पता नहीं कौन कौन तोड़ के रखते थे। चलो हम बात करेंगे अब सिस्मोलॉजी के बारे में। ओके, सिस्मोलॉजी से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या पता चलता है, सिस्मोलॉजी से, ठीक है। ओके, सिस्मोलॉजी का मतलब होता बेटा, सिस्मोलॉजी का मतलब होता स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। शांत हो जाओ एकदम। देखो जहां भी जियोग्राफी के अंदर सिस्मो वर्ड आए, कभी भी आप पढ़ो आपके जीवन में, आप इसको चाहो तो अंग्रेजी की वोकेबलरी की जो आपकी किताब हो, आपका रजिस्टर हो, उसमें भी नोट कर लो। सिस्मो मतलब भूकंप। ओके, सिस्मो वर्ड जहां आ जाए मतलब भूकंप। सिस्मोलॉजिस्ट मतलब भूकंप वैज्ञानिक। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप की स्टडी। सिस्मिक वेव मतलब भूकंप की तरंग, है ना। सिस्मिक इवेंट मतलब भूकंप आने वाले इवेंट्स। ओके, चलो अब यहां पर हम भूकंप की मदद से धरती के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा भूकंप का देखो मेरे भाइयों, मैं अभी आपको ना भूकंप नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप प्लीज उससे रिलेटेड ज्यादा डाउट मत पूछना। भूकंप के ऊपर 2 चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। अभी मुझे थोड़ी सी अंदर के बारे में जानने में उसकी जरूरत है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। तो पर बस सुनना ध्यान से। आज मैं आपको बताता हूं भूकंप आता कैसे। यह है धरती की सतह, अर्थ है ये। अर्थ के अंदर, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। धरती के इनसाइड, धरती के इनसाइड, धरती के इनसाइड, धरती की सतह पर नहीं, धरती के इनसाइड। इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप इसे गलत करोगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसे गलत करोगे और उस समय मुझे बहुत दुख होगा। तो धरती के इनसाइड में एक पॉइंट जहां से भूकंप जन्म लेता, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। धरती के अंदर का वो पॉइंट जहां से भूकंप की शुरुआत होती है,
धरती के अंदर का वो पॉइंट जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे हम कहते फोकस या फिर हाइपोसेंटर, धरती के अंदर। अब यहां से जहां से भूकंप शुरू हुआ, अब इसको ऐसे समझो कि पानी के अंदर मैंने एक फेंका पत्थर और जो तरंग निकली, बस वैसे ही यहां से निकलती तरंग। तो ये जो तरंग निकलती ये चलती धरती के अंदर, ये चली, ये चली, ये चली, और इसने जाकर के फाइनली हिट कर दिया किसको? उस जगह पर जहां पर आप और हम रहते हैं, यानी क्रस्ट। हम जिस जगह पर रहते हैं इसको क्रस्ट बोलते, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इस पॉइंट को जाकर के इसने कर दिया हिट। शुरू कहां से हुआ था? फोकस से हुआ था जी गुरुदेव। फोकस से निकला, यहां तक गया। अब जो अंदर की तरफ तरंग चल रही है, ये कहां? ये सब अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो अंदर दो प्रकार की लेयर चलती, एक तो ये जो जा रही है और एक ये जो इसके बाद आ रही है, ये और ये। ठीक है, दिखाई दे रही? तो जहां से भूकंप का ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसी फोकस से वेव्स निकलती है, जैसे पानी में पत्थर गिरता और तरंग एक के बाद एक निकलती है। दो प्रकार की वेव होती है, एक का नाम है प्राइमरी वेव, दूसरी का नाम है सेकेंडरी वेव। और क्यों दोनों धरती के अंदर चलती है, दोनों धरती की बॉडी के अंदर है, इसलिए इनको बोलते हैं बॉडी वेव। तो जहां से भूकंप शुरू होता है उस पॉइंट पर चलती है बॉडी वेव। बॉडी वेव दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी वेव, और रंग से बता देता हूं, अच्छा याद हो जाएगा। जो है ना, ये नोट्स को साथ में रखना जब बनाओ। प्राइमरी वेव दिखाई दे रहा वो कलर, ब्राउन कलर, देखो प्राइमरी वेव धरती की सतह पर पहले पहुंची है। सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव जो सतह पर पहले आ रही, और सेकेंडरी वेव जो उसके बाद मारी। दोनों कौन सी वेव है? बॉडी वेव। क्यों? क्योंकि धरती की बॉडी के अंदर चलती है। आई बात समझ में? आई इतना समझ में कि वो पॉइंट जहां से भूकंप ने जन्म लिया वो पॉइंट कहां तक आ गया आपका? धरती की सतह तक, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी वेव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। अब वो पॉइंट बेटा जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर जब ये सबसे पहली दफा हिट करती है, ये अंदर चली, अंदर चली, अंदर चली, और कहां पर गई? सतह पर, जहां हम ले रहे थे। तो सबसे पहली बार जब सतह पर हिट करती, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिसेंटर। तो जो अंदर हो उसको हाइपोसेंटर या फोकस, और एपिसेंटर में यहां लिख देता हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ऑन द सरफेस। और ये जो है हाइपोसेंटर, इट इज हिडन पॉइंट, धरती के अंदर है ना, इसलिए जब बॉडी वेव चलते चलते धरती की सतह पर पहुंच जाती है तो वहां पर बनता एपिसेंटर, और एपिसेंटर से फिर नई वेव जन्म लेती। जो वेव धरती की बॉडी में थोड़ी ना चलेगी, जो ऊपर चलेगी वो नई वेव होती, उनका नाम क्या होगा? तो ये वेव जो बाहर की तरफ चलती है, अब इनको बता रहा हूं मैं, है ना, ये धरती की सतह पर चल रही, बस सरफेस 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 सरफेस। तो जो वेव सतह पर चल रही उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव, जो सतह पर चलती। जो बॉडी के अंदर चलती प्राइमरी सेकेंडरी, दैट आर दी बॉडी वेव। जो सतह पर चलती दैट इज सरफेस वेव। सरफेस वेव मतलब दो होती, एक रिलिग और एक लव। क्या होती आगे आपको बताऊंगा। एक होती रिलिग, एक होती लव। सभी के बारे में आपको डीप और डिटेल में बताया जाएगा, और सबसे डिवास्टेटिंग होती लव वेव पूरे भूकंप की। मतलब बॉडी वेव तो आपको फील नहीं होती क्योंकि अंदर रहती है। सरफेस वेव में जो रिलिग वेव है वो इंपैक्ट करती है, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट करती है लव वेव। तो लव वेव इज मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव इन द वर्ल्ड। कई सारे जीवन इसने बर्बाद किए हैं, लव वेव ने, भूकंप की। ठीक है, बहुत सारे लोग मरते इससे। ये आपको याद रखना, सरफेस वेव ट्रेवल ऑन सरकमफेरेंस। सरफेस वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है गुरुजी सरकमफेरेंस पर, सरकमफेरेंस पर, धरती की, है ना, सतह पर चलती हो।
इतना बताओ समझ में आया? फिर बताऊंगा आगे। ये भूकंप का स्ट्रक्चर समझ में आया? जितना अभी मैंने बताया पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इतना देखो, डोंट फोकस ऑन लव वेव, उसके बारे में हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, बट पहले प्लीज ये जो पॉइंट मैंने डिटेल में बताया, इनकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कन्वे हो चुके हैं, सभी को प्रॉपर समझ में आ चुका है। ओके, व्हाट इज एपिसेंटर? परफेक्ट क्वेश्चन। देखो, हाइपोसेंटर जहां से भूकंप ने जन्म लिया, और एपिसेंटर जहां से सरफेस वेव ने जन्म लिया। मतलब जब अर्थक्वेक धरती की सतह पर हिट होता है बॉडी वेव के द्वारा, फिर वहां से क्रिएट होता आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड हाइपोसेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ। हाइपोसेंटर इज ए हिडन पॉइंट। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। The question about primary wave was asked in National Defense Academy. The question about secondary wave was asked on National Defense Academy. The question about epicenter was asked in National Defense Academy. एक स्लाइड के ऊपर लगभग 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। एक स्लाइड के ऊपर मोर देन 6 क्वेश्चन। ज्योग्राफी 100 नंबर का आता है। मैं ये बात कई दफा आपको रिपीट कर चुका हूं, और कुछ क्वेश्चन मैं आज ही आपको कराऊंगा। व्हाट इज हिडन पॉइंट? हिडन पॉइंट मतलब धरती के अंदर है ना वो, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर अंदर, तो उसको पहचानोगे कैसे? हिडन है वो, बस। एपिसेंटर से सिर्फ 2 वेव चलती है, एक रिलिक और एक लव, क्योंकि एपिसेंटर के दोनों तरफ ही सरफेस वेव है। बॉडी वेव क्या है अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलो आगे जा रहा हूं मैं। अब बात करते हैं प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव क्या होती है, जो प्रश्न आप लोगों की तरफ से पूछा गया, व्हाट इज प्राइमरी वेव, व्हाट इज सेकेंडरी वेव। ठीक है, अब हमने इसको क्यों यूज कर रहे, धरती के बारे में क्या जानना है ना। तो अब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के बारे में बताता हूं। ध्यान सुनो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव ट्रेवल फास्टर एंड आर फर्स्ट अराइव टू द सरफेस, while secondary wave travel slower and arrive later। क्या मैंने सही बनाया आपके सामने? ये ब्राउन कलर प्राइमरी वेव बता रहा, ये ब्लू कलर सेकेंडरी वेव बता रहा। प्राइमरी वेव फास्टर होती है और जल्दी धरती की सतह पर पहुंचती है फोकस से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ जी गुरुवर? क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, प्राइमरी वेव ट्रेवल इन ए पुशपुल मैनर। पुशपुल मैनर का मतलब क्या होता है? एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार कम। इसको एक एग्जांपल से समझो कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, आप तो अभी भी जाते हो, मैं तो बचपन में जाता था, तो स्कूल जब जाते थे तो वहां पर जब आखिरी में छुट्टी होती थी 3:30 बजे के समथिंग, जब छुट्टी होती थी तो स्कूल में क्या एक ही कॉरिडोर होता है जहां से निकल के सभी को जाना पड़ता है। ये जैसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, और यहाँ सामने एक पतली लाइन रहती है ये, फिर यहाँ से सीढ़ी उतर के सभी अपने अपने घर चले जाते थे। ये सीढ़ियां होती थी। तो पहले ये वाली क्लास निकलेगी, फिर ये वाली आती थी, फिर ये वाली आती थी, फिर ये वाली आती थी, ऐसे एक के बाद एक क्लास को निकालते, क्योंकि ये सामने का कॉरिडोर पतला होता था। मेरे स्कूल का तो यही होता था। अब हमारी जो क्लास थी वो तीसरे नंबर पर थी यहां से, तो ये पहले वाले निकलेंगे, फिर दूसरे वाले निकलेंगे, फिर हम तीसरे वाले निकलेंगे, चौथे वाले तभी भी लेट आएंगे। तो हमारी क्लास तीसरे स्थान पर थी उस समय। अब क्या होता था, ये निकलने में छोटे बच्चे इतना समय लगाते हैं कि ये निकल, तो अब यहां पर क्या होता, जब छुट्टी हो जाती थी तो क्लास के बच्चे गेट के पास खड़े हो जाते, सबसे कम हाइट वाला आगे खड़ा रहता था गेट के पास, बैग टांग के, उसके पीछे ऐसे करके पूरी क्लास अंदर लगी रहती थी। अब पीछे वाला जो कोई धक्का देता था तो वो करके जाके और टीचर के गाल के पास चिपक जाता था बाहर की तरफ। फिर जो पीटापीट मचाते थे, प्रिंसिपल आते थे। अब देखो क्या होता है कि मैं क्लास के उन बच्चों में से था जिसको पिटने के लिए मस्ती की ज्यादा जरूरत थी ही नहीं। मतलब जैसे अब हम लोग की हाइट ज्यादा थी, हम पीछे खड़े रहते थे, बट कुछ कुछ कम हाइट वाले लोग आगे खड़े रहते थे। अभी आगे खड़े रहने वाले लोगों को पीछे से जो धक्का आता था तो धड़ करके सीधे निकल के आते थे कॉरिडोर में। प्रिंसिपल आता था उधर से डंडा लेकर के,
उसको धकाया, दो तीन को लेकर के जाता था और मुझे आ जा तू तो बाहर, पूछना भी नहीं कि तूने धकाया कि नहीं धकाया। मतलब उनको मुझे पीटने के लिए वजह की जरूरत कभी नहीं लगती थी, उनको ऐसा लगता था कि ये तो होगा ही होगा। तो ऐसे करके निकाल के लाते थे बाहर, पीट पीट के वापस अंदर। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जब पीछे वाले बच्चे ने धक्का दिया तो पुश होते होते आगे आए, तो पीछे की तरफ क्या डेंसिटी कम हो गई, आगे की तरफ बढ़ गई। फिर आगे वाले जो पीछे धक्का देते थे तो पीछे वाले जाते थे, तो आगे की तरफ डेंसिटी घट गई, पीछे की तरफ बढ़ गई। तो जब वेव ऐसे पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल मैनर में चले, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी वेव। उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव। ऐसा अभी मतलब ऐसा एक और एग्जांपल भी है हमारे सुजालपुर, मतलब जहां मेरा होम टाउन था, जहां से मैंने पढ़ाई करी थी, वहां पर एक थिएटर था, बड़ा खतरनाक थिएटर था। आज तो क्या बुक माई शो होता है, सब ऐसा होता है ना, बुक माई शो, फोन पे, पेटीएम, सब जगह से ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, आप डायरेक्टली तो बुक कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको जाना पड़ता था, सीधा पर्ची कटाना पड़ता था। वो एक खिड़की रहती थी, खिड़की में बैठा रहता था, लाल कलर की पर्ची लेकर के, कौन कौन सी पिक्चर, कौन सी। फिर हम बोलते थे उसको कि ये दे दो, ओ माई गॉड, राउडी राठौर। ये उस समय चलती थी मूवी यार, 2012-13 की बात है। तो इसकी मूवी, अब उसमें क्या रहता था कि पीछे से लाइन लगी रहती, जो पीछे वाला धकाता था तो धड़ 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 सीधा वहां। अब वो टिकट देते थे, टिकट लेने के बाद थिएटर में एंट्री होती थी। हमारे थिएटर की टिकट थी 20 रुपए। और वहां पर जैसे आज की थिएटर में होता ना, कितना प्यारा रहता है कि ये आपकी सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है, ये डायमंड है, ऐसे क्या सीरीज होती है। हमारा थिएटर सीधा था, ये स्क्रीन, ये सारी कुर्सी, अगर एक भी बीच में खड़ा होगा तो यहां तक के को नहीं दिखेगा। वहां ऐसा कोई सीन ही नहीं था कर्व वाला। दूसरा ये कि आर्म रेस्ट जो होता है ना, तो जैसे ये सीट थी पूरी की पूरी, ये तो पहले वाले के पास और आखिरी वाले के पास आर्म रेस्टर होता था, बाकी सब वाले बीच में घुसड़ के बैठे रहते थे और पिक्चर चलती थी, ऐसा सीन होता था। तो पुश पुल मैनर आपको समझ में आया प्राइमरी वेव का, जो मैंने आपको बताया कि जब पुश करेगी तो आगे की तरफ, जब आगे से धक्काए तो पीछे की तरफ। तो ये पुश पुल मैनर में प्राइमरी वेव चलेगी, वाइल एस वेव ट्रेवल इन अप्स एंड डाउन मैनर। ये तो ऐसे चली लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, ये ऐसे चलेगी अप एंड डाउन मैनर में। ये पुश पुल, ये अप एंड डाउन मैनर में चलेगी। दो वेव के बारे में क्लियर हुआ, दोनों का मूवमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर आपको ना एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है सभी को, वो पॉइंट वाला। देखो, ये जो एस वेव है, एस वेव के बारे में बता रहा हूं। प्राइमरी वेव तो पुशफुल मैनर में चल रही, एस वेव जो है ना, ये ऐसे चल रही है। तो इसमें पार्टिकल का प्रोपोगेशन तो आगे हो रहा है, वेव का प्रोपोगेशन तो आगे हो रहा, बट पार्टिकल ऊपर और नीचे जा रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स, वेव प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो, आप देखो ना, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे और नीचे की तरफ जा रहे, और वेव आपके आगे की तरफ बढ़ रही, तो दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये देखो, वेव आगे जा रही है, वेव आगे जा रही है, बट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऊपर हो रहा और नीचे हो रहा, और ये वेव का प्रोपोगेशन है। तो आप देखो, ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। लिखो लिखो यहीं पर, अगर आप चाहो तो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, देखो पार्टिकल ऐसे चल रहे, ऊपर नीचे, और वेव आगे बढ़ रही, तो ऊपर नीचे के कंपेयर में ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा पूरा प्रॉपर। ये देखो, आप नीचे का ले लीजिए, ऊपर का, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव
इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ऊपर नीचे। हाँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, बिल्कुल सही, लिख लिया। हम नहीं लिखते हैं, लिख लो रजनीश लाल मेरे। फिर 6-7 महीने बाद मुझे बोलोगे बहुत मेहनत की थी सर पर नहीं हुआ। मैं तो उस समय भी तुम्हारा ही रहूंगा, बट आज तुम्हें प्यार से बोल रहा हूं, कर लो, फायदा रहेगा। थोड़ा आदत डालो, मतलब स्पून फीडिंग तक मत सीमित रहो। आपको जब खुद से लिखोगे ना, जो मैं बोलूंगा, जो चीजें बताऊंगा, आपको लिटरली बहुत फायदा होगा, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, चलो। अब इतना तो हम समझ गए। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस पॉइंट का जानना है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। देखिए, प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्राइमरी वेव तीनों से पास हो जाती है, बट सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। यही एक चीज है जो हमें धरती के बारे में सबसे डिटेल में बताएगा, ये सेकेंडरी वेव। एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतने में किसी को कोई डाउट है? मर्चेंट नेवी क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, बहुत आसान शब्द में बता रहा हूं, कि हमारे दुनिया का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है, कार्गो शिपमेंट, वो ना समुद्री मार्ग से होता है। हवाई जहाज भी उतना कैरी नहीं कर सकता, बाय रोड भी उतना कैरी नहीं हो सकता। तो जितना भी आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराना होता है, उसका मोर देन 70% पार्ट आपका जहाजी यात्रा से होता है। अब जब आप जहाज के अंदर इतना हेवी बल्कि कार्गो, ऑयल शिपमेंट्स जब ये लेकर के जाते हो, तो समंदर के अंदर आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और जब सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो देश की नेवी जो होती है, मर्चेंट मतलब क्या होता है? मर्चेंट मतलब कि आपकी व्यापारिक यात्राएं, तो आपके व्यापार की सुरक्षा के लिए मर्चेंट नेवी आ गई। ठीक, ये क्लियर हुआ? प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। सर प्रथमेश सर नेवी में, प्रथमेश सर पीडब्ल्यू में है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, परफेक्ट है। ये अब यहां भी मैं लिख दे रहा हूं, किसी को जहां जहां ज्यादा दिक्कत आए तो क्लियर कर लो। सॉलिड ओनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा, सुरक्षा की जरूरत। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? आप समझो कि जैसे हम किसी कंट्री के साथ टाई अप करते, फॉर एग्जांपल वी आर हार्नेसिंग द पॉलीमेटालिक नोड्यूल फ्रॉम इंडियन ओशन। हिंद महासागर के अंदर से हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालते हैं। हिंद महासागर के अंदर हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालते हैं, और उन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बहुत महंगे होते हैं। उनको आप इधर से उधर एक्सपोर्ट कर रहे हो, और समंदर के अंदर आप बिना सेना लेकर के चलोगे। आप जहाज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? एक नाना करके मैं मोटा ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, लगभग आपके जहाज जो समंदर में चलते हैं वो 250 मीटर चौड़े होते हैं। 250 मीटर तुम दौड़ लगा दो ना तो हाँप जाओगे, अच्छा से स्प्रिंट मार दिया तो कितना? 250 मीटर एक एवरेज। वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जहाज तो 400 मीटर तक के थे बेटा। तो 400 मीटर के नहीं, 250 मीटर एवरेज। इतना ज्यादा बल्क, इतना सामान जब आप लेकर के जाओगे तो आपको सुरक्षा की जरूरत तो लगेगी। आप अपनी जो नेशनल का टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टेग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जब इनको पार करके बाहर जाओगे, यू नीड सिक्योरिटी।
जब हाई सी में आप ट्रेवल करोगे आपको कोई भी पकड़ लेगा। आप सोमालियन पायरेट्स के बारे में जानते होगे? नहीं जानते होगे तो जब मैं आपको ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं पायरेट्स की डिटेल कहानी बताऊंगा आपको कि कैसे सोमालिया के पायरेट्स वहां के हीरोज थे और उनको कैसे खत्म किया गया। ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं दूसरा सरफेस वेव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव बता दिया, अब सरफेस वेव। तो एल वेव की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सरफेस वेव ट्रेवल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ट्रेवल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। प्राइमरी सेकेंडरी वेव ट्रेवल इन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, नेशनल डिफेंस एकेडमी। पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलो एल वेव पार्टिकल, तो लव वेव कोस पार्टिकल टू मूव इन हॉरिजॉन्टल स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। लव वेव जो होती है ना वो वर्टिकल नहीं चलती, वो चलती हॉरिजॉन्टल है, बट हॉरिजॉन्टल सांप की तरह। जैसे एस वेव थी वो भी ऐसे ही चल रही थी, बट वो कैसे वर्टिकल चल रही थी। ये भी ऐसे ही चल रही, बट ये हॉरिजॉन्टल चल रही है सांप की तरह, इसलिए इसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता। दिस वेव प्रोपोगेट अलोंग द अर्थ सरफेस प्राइमरीली विद इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। धरती की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती, जाहिर सी बात है सरकमफेरेंस पर, ठीक है। दूसरा आर वेव, आर वेव रिलिक वेव क्रिएट अ इलेप्टिकल रोलिंग मोशन ऑफ पार्टिकल। जब ये जाती है ना तो ये ऊपर की तरफ जाती है जैसे एस वेव थी, बट यहां पर रोल होता है। मतलब एस वेव में क्या था, ये ए से आगे बढ़ रही थी वो, बट यहां पर हर बार आगे बढ़ने के साथ साथ गोल घूम रही, रोलिंग हो रही है, इसलिए तो ये ज्यादा डिवास्टेटिंग है ये वेव, ठीक है। प्रोपोगेशन रिलिक वेव ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस एंड टिपिकली स्लोअर देन द लव वेव। लव वेव तेज होती है, लव वेव डिवास्टेटिंग होती है, इलेप्टिकल रोलिंग मोशन में आगे बढ़ती है। क्लियर हुआ आर वेव एल वेव के बारे में? सेकेंडरी वेव ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड वाई, बस यही तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस वेव की है बेटा। एक बार और बता दूं, एक बार और बता देता हूं। पहले एल वेव का बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर आर वेव का बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनना। हाँ करण ओझा, फिर से बता रहा हूं बेटा। एल वेव जो है वो हॉरिजॉन्टली स्नेक लाइक ट्रेवल करती है। देखो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, सामने की तरफ बढ़ रहा, पर कैसे? ये हॉरिजॉन्टल, बट ये ऐसे सांप की तरह। तो आप देखो ना डिस्ट्रक्शन कितना होगा। आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात, आप बातचीत में लगे हो, आप ध्यान से सुनो एक बार। इमेजिन, क्या है यार, ये देखो, आप इमेजिन करना है धरती की सतह हिल रही है, ये आगे भी बढ़ रही वेव और ये ऐसे मूवमेंट भी कर रही है। अब आप सोचो जो बिल्डिंग इसके ऊपर बनी होगी उनकी क्या हालत होगी भूकंप जब आता है, क्योंकि वेव आगे भी बढ़ रही है और ऐसे मूवमेंट भी कर रही है। और वो कौन सी? रिलिक वेव ऐसे चलती, आगे भी बढ़ती और ये अंदर और यूं, अंदर और यूं, ये रिलिक वेव है, देखो ना। और ये कैसे? तो इसलिए डिवास्टेटिंग होती है। आप सोचो ना, आप जनरली जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप रण में हो, रण, रण ऑफ कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला, गुजरात, वहां पर आया भूकंप। तो वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती ना, आप लोगों को आपके ग्रुप के ऊपर मैंने भेजा था, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर एक वीडियो भेजा था मैंने, आइसोलेशन बेस वाला। प्लीज अगर नहीं देखा हो तो जाकर के उसको चेक करना। आइसोलेशन बेस, वही बात आ गई ना यार, देखो मुझे भूकंप पढ़ाना ही नहीं था, मुझे इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाना था। तुम लोग डाउट पूछते हो, मैं इधर इंडल्ज हो जाता हूं। हम उसके ऊपर सेपरेट पढ़ेंगे। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपका एक ग्रुप बना हुआ है, क्या नाम? जियोग्राफी बाय राहुल सर ऑन टेलीग्राम। यू कैन ज्वाइन देयर। वहां पर मैं सारी
जितनी भी चीजें मुझे मिलती है वहां पर एक्सप्लेन करता हूं, तो मतलब वहां पर भेजता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल। तो वहीं पर मैंने आइसोलेशन बेस्ड टेक्निक बताई थी। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि नीचे ना बेरिंग लगा देते बिल्डिंग के अंदर। तो जब भूकंप आता ना तो बेरिंग और स्प्रिंग उसको नीचे ऐसे हिला देती, और जो ऐसे नीचे का बेस हिलता, आइसोलेशन बेस बोलते इसको। तो बेस हिलता रहता और बिल्डिंग एकदम स्टेबल, बिल्डिंग स्टेबल और बेस हिल रहा भूकंप के साथ साथ, क्योंकि वेव जब प्रोपोगेट कर रही तो सतह हिल रही और आपकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का एकदम सेम है। और जब आइसोलेशन बेस नहीं होगा, ये जुड़ा होगा, तो ये ऐसे हिलेगा। आइसोलेशन बेस ऐसे काम करता, ठीक है। पी वेव, एल वेव, आर वेव, एल वेव और आर दोनों के बारे में समझ में आ गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इससे हमें धरती के अंदर के बारे में कैसे पता चला? इससे धरती के अंदर के बारे में ऐसे पता चला कि जब धरती पर भूकंप आता है, जब धरती पर भूकंप आता है तो हमने क्या किया, ये पूरी सर्कल है, धरती है 360 डिग्री का एक सर्कल, इसके हर अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्मिक स्टेशंस बने हुए हैं। धरती की अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्मिक स्टेशंस बने हुए लोगों ने बना रखे, और वहां पर सिस्मोग्राफ लगा करके उसको देखते, वहां पर सिस्मोग्राफ लगाते और सिस्मोग्राफ लगा करके उसको देखते कि भूकंप कैसा रिकॉर्ड हुआ। तो हमने क्या देखा कि जहां पर एपिसेंटर होता है, जिस भी जगह पर, उस एपिसेंटर वाले इलाके के 105 डिग्री से तो 105 डिग्री तक इधर एस वेव एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि एस वेव जब अंदर ट्रेवल कर रही थी तो धरती के अंदर उसे मिला मेंटल, और मेंटल क्या होता है आपका धरती का मेंटल? मेंटल जो थे उसके अंदर एस वेव एब्सेंट हो गई। एस वेव का पास नहीं होना, एस वेव कब पास नहीं होती, कोई मुझे बता सकता है कि क्या ऐसी कंडीशन होगी जब एस वेव पास नहीं होगी? क्या ऐसी कंडीशन होगी? प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना। एस वेव कब पास नहीं होती? करेक्ट, शौर्य, आर्यन, खुशबू, वेरी गुड। जब वो लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, तो गैसियस तो बाहर हो सकती है बट लिक्विड भरा रहेगा। तो इस वजह से मेंटल के अंदर वो पास नहीं हुई। जब पास नहीं हुई तो हमें यह पता चल गया कि धरती का मेंटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। अब आप इसको अलग ढंग से समझो, ये यहां देखो, आप ऐसा मत समझना एपिसेंटर से आ रही है, ये तो प्रिडिक्शन है, एक रो डायग्राम है। ऐसा मत समझ लेना रिटर्न नहीं जाती एपिसेंटर से, वो तो लिया गया वेव अलग अलग जगह पर सिस्मिक स्टेशन पर नापा गया, बाकी ऐसे रिटर्न नहीं आती अंदर कभी भी। हां, ये देखो, धरती के अंदर जब वेव पास हुई, ठीक, तो आपकी प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव को रेड कलर से ले रहा हूं, क्रस्ट से पास हो रही है। ये जहां भी सिस्मिक स्टेशन यहां रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, इसे बना लो, रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। जब वो धरती के अंदर गई मेंटल में, तो जैसे मेंटल में गई उसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, जैसे कोर में गई उसकी स्पीड फिर चेंज हो गई और वो निकल के बाहर आ गई। ये प्राइमरी वेव है। ये अब हमें यह पता है कि धरती के क्रस्ट की डेंसिटी अलग है क्योंकि प्राइमरी वेव की स्पीड अलग थी, मेंटल की डेंसिटी अलग है क्योंकि प्राइमरी वेव की स्पीड अलग थी, कोर की डेंसिटी अलग है क्योंकि प्राइमरी वेव की स्पीड अलग थी। एंड स्पीड ऑफ प्राइमरी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे वो पास हो रही है। अगर वो इस रूम से पास हो रही थी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड तेज होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो इसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्रस्ट से पास हुई एक अलग स्पीड से, मेंटल से पास हुई एक अलग स्पीड से, कोर से पास हुई एक अलग स्पीड से। तो हमें यह पता चलने लग गया कि धरती के अंदर जाते जाते डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो हमें जानना था, जो हमारा पॉइंट था। जब सेकेंडरी वेव पास हुई तो हमें क्या पता चला कि इट इज ओनली पासिंग थ्रू द क्रस्ट। तो एस वेव जो थी वो मेंटल से पास नहीं हुई, मतलब मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट, मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो धरती का मेंटल जो था वो लिक्विड स्टेट में था, अपने को यह पता चल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा है। शेडो का मतलब क्या होता है? शेडो का मतलब जहां वो दिखाई ना दे। जैसे मेरा शेडो कहां है? ये पीछे बना हुआ है, ये मेरा शेडो है।
तो शेडो का मतलब जहां पर मैं एब्सेंट हूं। तो यहां पर उनसे प्रश्न यह पूछा गया, हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने फिर प्रश्न पूछा एनडीए कि कौन सी वेव का शेडो जोन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है एस वेव का शेडो जोन बड़ा है। क्यों? क्योंकि धरती के लिक्विड स्टेट से वो पास नहीं हो रही है, तो यहां से पास नहीं हुई, यहां से पास। अब ये 103 डिग्री से 103 या फिर 105 से 105 डिग्री तक एस वेव एब्सेंट है, तो एस वेव का शेडो जोन बड़ा। एस वेव है लार्ज शेडो जोन, एनडीए ने पूछा। एस वेव का शेडो जोन 103 से 103 है, यह भी एनडीए ने पूछा। दो प्रश्न पास पूछ लिया आपसे। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। दिस इज सॉलिड लिक्विड गैस। परफेक्ट, ठीक है। जब प्राइमरी वेव सॉलिड से पास हुई हो गई, लिक्विड से पास हुई हो गई, गैस से पास हुई हो गई। सेकेंडरी वेव की बात आई तो इट इज ओनली पासिंग थ्रू सॉलिड, नो लिक्विड नो गैस। डन। दोनों जगह एब्सेंट है। ठीक, इतना तो कम से कम आया होगा। ये फीचर तो समझ में आ गए होंगे कि वो वेव कहां से पास नहीं होती। अब धरती की सतह की बात करते हैं। ये अर्थ है हमारी, ठीक। दिस इज एपिसेंटर, जहां पर वेव हम रिकॉर्ड करते हैं। जब यहां से प्राइम, ये है धरती का क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। ठीक, परफेक्ट। हाँ, प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव को मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, वहां भी ब्लू से बताया था, यहां भी ब्लू से। प्राइमरी वेव पासिंग थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ये यहां तक पास हुई। मेंटल और कोर में वो एब्सेंट थी। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि मेंटल, उसकी एक क्वालिटी होती कि सेकेंडरी वेव कैन नॉट पासेस थ्रू लिक्विड। मेंटल क्या हुआ हमारा, लिक्विड हुआ। इतना समझ में आया, सिर्फ इतना। सेकेंडरी वेव की मदद से वो क्रस्ट से पास हुई, मेंटल से पास नहीं, तो मेंटल कहलाया लिक्विड। इतना क्लियर जी गुरुदेव, इतना हमें क्लियर। अब बात करते प्राइमरी वेव ने क्या इंफॉर्मेशन दी। प्राइमरी वेव जब क्रस्ट से पास हो रही थी तो ये पास 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 हो गई। जब मेंटल में गई तो उसका एंगल जो था वो बदल गया पास होने का। कोर में फिर बदल गया, फिर बाहर निकली, फिर बदला, फिर बदला, बाहर निकली, फिर बदला, फिर बदला, बाहर निकली, फिर बदला, फिर बदला, ये। ठीक, ये सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव, तो प्राइमरी वेव क्रस्ट में एक अलग स्पीड से चली। जब मेंटल में जैसे एंटर हुई तो मेंटल में जाते डिफ्लेक्शन किया, जैसे पानी के ऊपर लाइट को मारोगे तो लाइट पानी के ऊपर सीधी जा रही थी और पानी में जाकर के बेंड होकर के घुसी। डिफ्लेक्शन इन फिजिक्स आपने पढ़ा होगा। तो जैसे वो क्रस्ट से मेंटल में डिफ्लेक्शन लिया, मेंटल से कोर में गई डिफ्लेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग और इसकी डेंसिटी अलग, और हमें यही जानना है, यही जानना हमारा टॉपिक यही है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी वेव ने बताया धरती का मेंटल लिक्विड है, और सेकेंडरी वेव ने बताया, और प्राइमरी वेव ने हमें यह बताया कि धरती की क्रस्ट की डेंसिटी कम है, मेंटल की ज्यादा और कोर की सबसे ज्यादा। इस वजह से अब आप उस डेंसिटी के हिसाब से ऐसा एंगल बन रहा था कि कोई कोई इलाके ऐसे थे जहां से सेकेंडरी वेव एब्सेंट थी। देखो ना, उस डिफ्लेक्शन की वजह से पानी में गया, फिर यू डिफ्लेक्ट, यू गया, वो डिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो डिफ्लेक्ट की वजह से कोई कोई से इलाके एस वेव से भी, प्राइमरी वेव से भी छूट रहे। तो प्राइमरी वेव के शेडोज होने, ये देखो, ये देखो, अब फोटोग्राफ समझो। क्रस्ट से पास हुई, मेंटल से एब्सेंट, ये हो गया। तो ये पूरा यहां से यहां तक एब्सेंट दिख रही है आपको। ये यहां से लेके, ये देखो काला लास्ट एरो ये बना और काला लास्ट एरो ये, तो यहां से लेके यहां तक एस वेव एब्सेंट है। तो एस वेव का शेडो जोन कितना? 105 डिग्री से 105 डिग्री एस वेव एब्सेंट है, ये यहां से लेके यहां तक। अब प्राइमरी वेव को देख लेते। प्राइमरी वेव ये पीली वेव है, अब ये पीली वेव यहां से पास हो गई, जब मेंटल में गई तो डिफ्लेक्शन किया, कोर में गई तो फिर डिफ्लेक्शन किया,
और फिर डिफ्लेक्शन करके बाहर आई, तो कुछ कुछ जगह इससे भी छूट गई। तो 105 से 140, 105 से 140 इज शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव का भी शेडो जोन है वो। बस इतना ही जानना था। वो इतना भी ना जानो तो आप इतना जान लीजिए कि अंदर की तरफ जाते जाते डेंसिटी बढ़ती है, ये जान लीजिए। ये जान लीजिए कि धरती का मेंटल लिक्विड स्टेट में। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ वो नहीं बता रहा हूं, बेफिक्र होकर के बस इतना जान लीजिए। बताइए, अब समझ में आ गया कि हमें कैसे सिस्मिक वेव्स के थ्रू धरती के अंदर के बारे में पता चला। अब क्लियर है? जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ गया था मैंने फिर से बता दिया। हाँ, एपिसेंटर हर बार चेंज होगा जब भूकंप। देखो, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, ये सब अर्थक्वेक वाले लेक्चर के लिए छोड़ दो आप। 105 कर लो, 103 कर लो, डजेंट मैटर, इतना अफेक्ट नहीं करेगा। इतना फैक्चुअल डेटा हमसे यूपीएससी कभी नहीं पूछता। ये देखो, रेड रेड में प्राइम सेकेंडरी वेव जरा से में पास हुई, फिर एब्सेंट 105 के बाद, फिर वहां 105 के बाद दिख रही हूं। बाकी ये देखो, यहां पर डिफ्लेक्ट हुई, यहां डिफ्लेक्ट हुई, यहां डिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ जगह इससे भी छूट गई। ठीक, आपको यू ही समझ में आ रहा। प्रश्न आप लोगों से सीडीएस का प्रश्न 2022 का, सीडीएस 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन टू अर्थक्वेक। फोकस के लिए कौन सी दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है? अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टर्म यूज्ड फॉर फोकस, शेडो जोन का मतलब होता है बेटा वहां से वेव एब्सेंट होती, उसे शेडो जोन बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। परफेक्ट। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी वेव। ठीक है, दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट। ट्रफ और क्रस्ट क्या होते हैं? जब वेव आपने पढ़ा होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा ही सही, वेव ऐसे ट्रेवल करती तो ऊपर वाला कहलाता आपका क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ, तो ऐसे चलती वेव, तो इट क्रिएट क्रस्ट एंड ट्रफ। बिल्कुल। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन रहेगा और वेव का डायरेक्शन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। सीडीएस 2025। अरे इन चीजों के भरोसे मत रहे ना, आंसर दिया हुआ है इन चीजों के। हर एक का मतलब अलग अलग होता, आप अपने दिमाग से सोचो उसको। चलो, सी इज द आंसर। यहां तो ऑप्टिमिस्टिक रहना ठीक था। सी इज द आंसर। चलो, अब यहां पर आई एम एंडिंग द सेशन, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ मैंने आपको पढ़ाया। आई होप सो आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बताया, एक हल्की सा रिवीजन में आप लोग का करवा देता हूं। सबसे पहले हमने जाना कि धरती का लिथोस्फीयर किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो अर्थ लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, उनकी वजह से बनता है। अर्थ सर्कुलर है क्योंकि ग्रेविटी सब पॉइंट पर बराबर लगती है। हेवियर एलिमेंट्स अंदर की तरफ सिंक कर गए, लाइटर एलिमेंट्स बाहर की तरफ आ गए। जब अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाना तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ा। डायरेक्ट सोर्स के अंदर माइनिंग एंड वोल्केनिज्म, माइनिंग मतलब गड्ढा करके हमें डेंसिटी पता चली, वोल्केनिज्म से हमें तापमान पता चला। उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ, तो पहले हमने ग्रेविटी एनोमली को यूज किया,
अर्थ के इंटीरियर में मास मटेरियल के चेंज होने की वजह से हमें क्या पता चला। सेकंड हम आए सिस्मोलॉजी के साथ। सिस्मोलॉजी के अंदर मैंने आपको अर्थक्वेक का एक एनाटॉमी बताई, अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहां फोकस होता है, कहां हाइपोसेंटर होता है, कहां एपिसेंटर होता है, कौन सी आर वेव, एल वेव, पी वेव, एस वेव, सबका मूवमेंट, सबका डिफ्लेक्शन। उससे रिलेटेड नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर पूछे गए प्रश्न हमने किए, और आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकते हैं उनको मैंने क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट वहां पर बता दिया। ओके, अब अगली क्लास के अंदर हम और बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या होती है। अब तो मजा ही मजा है, अब तो हर दिन आपका एक सस्पेंस में होगा और बेस्ट होगा। ठीक है, तो आराम करो, अच्छा खाना पीना खाओ, और अगेन आप सभी को छठ माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं।